बजट के बारे में। और आप जानते हैं कि जो बजट है, सेंट्रल बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार पेश किया था। ठीक है, पढ़ो, कोई इशू नहीं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि बजट, अच्छा बजट की थीम क्या की गई बात क्या की गई? अच्छा ये बताओ कि बजट को लागू करने के लिए अब सही है, वॉइस सही आएगी है ना, क्योंकि ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि बजट जो है 8वीं बार पेश किया गया है और इस बजट भाषण में कुल कितने मिनट लगे हैं? 1 घंटा 17 मिनट लगे हैं। अच्छा, इसमें बजट में जो है ढेर सारी योजनाओं को शामिल किया गया। इसमें बताया गया कि हम 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे, है ना, 100 साल में हम भारत को विकसित बना देंगे। इसमें ढेर सारी योजनाएं भी शामिल हैं। इस योजनाओं में हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो एग्रीकल्चर एक्सीलेंस पर काम करेगी, वीमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगी, उसके बाद में स्किल्ड लेबर पर काम करेगी, और जो हेल्थ केयर एक्सेस है इस पर भी बात करेगी, और क्वालिटी एजुकेशन और जीरो पॉवर्टी, इस पे जीरो पॉवर्टी ये भी आपने देखा था। देन उसके बाद में आपने पाया कि बजट पास करने से पहले क्या क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है, ढेर सारे चरण, कई चरण होते हैं, ये सब भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि 2025-26 का जो बजट आया है इसका विकास में टोटल 4 इंजन शामिल किए गए हैं जो भारत को विकसित बनाने में हमारी मदद करेंगे। और जिसमें कि पहला था कृषि, पहला क्या था? कृषि। दूसरा क्या था? दूसरा MSME। तीसरा क्या था? निवेश। तीसरा निवेश। चौथा वेरी गुड। ये थे जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की गई है। इसमें 107 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, 100 जिलों को शामिल किया गया है और कई चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा इंजन MSME पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि करंट पोजीशन क्या है और जो 2025-26 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बजट में क्या चेंजेस किए गए हैं। सीधे 1 करोड़ से 2.5 गुना कर दिया गया। और यहाँ पर टर्नओवर की बात की जाए तो उन्होंने सीधे 2 गुना कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी, घर में बैठकर भी। फिर उसके बाद में आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड जो थे, क्रेडिट कार्ड में 10 लाख छोटे उद्योगों को 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा और उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर इसमें गारंटी कवर था 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, ये सब पढ़ा आपने। फिर तीसरा इंजन आपने पढ़ा निवेश। निवेश में क्या बताया गया कि तो जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, 15 अगस्त 2019 में हुई थी, और कहा कि हम 2028 तक इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो 67,000 करोड़ रुपए आएगा। ये सब आपने पढ़ा था। देन उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा कि पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना भी, इसमें सरकार ने क्या किया है, 120 नए गंतव्य शामिल किए हैं और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को ये सेवा प्रदान की जाएगी।
फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि बिहार में एक एयरपोर्ट बनना है, ग्रीनफील्ड बिहार में। कहाँ बनना है? बिहार में बनना है। इस बार सरकार ने अपने बजट में बिहार में कई ढेर सारी सेवाएं शुरू करने का पहल की है। फिर उसके बाद में आपने चौथा इंजन पढ़ा था, चौथा इंजन पढ़ा था निर्यात संवर्धन। इसमें आपने जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि एयर कार्गो बनाए जाएंगे। जितनी बहुत जल्दी चीजें खराब होने वाली फल सब्जियां, फल फ्रूट्स जो भी हैं, जितनी भी चीजें जो बहुत जल्दी समाप्त खराब हो जाती हैं, इसीलिए उनके लिए बड़े बड़े एयर कार्गो बनाए जाएंगे, उनमें भंडारण की सुविधाएं की जाएंगी। देन उसके बाद आपने पढ़ा था केंद्रीय बजट में 2025-26 की अन्य विशेषताएं क्या है, ये वगैरह वगैरह सब आपने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हाँ आप यहाँ पर थे और आप पढ़ रहे थे कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो शुरू करते हैं आज की पूरी क्लास, क्योंकि हम लोगों ने पिछली जो चीजें थी उनको पढ़ा, जाना और रिवाइज किया। तो बजट में आगे की कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जो वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या, वित्त मंत्री जी ने क्या क्या सुधार किए। तो एक तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर में जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, इनमें ग्रामीण उधारकर्ताओं को औपचारिक ऋण और सुविधाओं तक कुशल पूर्वक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। आपने पढ़ा होगा कि स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं में समझ लो एक तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पर काम किया जाता है, कैसे भी हम महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकें। देन उसके बाद में इसमें क्या है कि अब जो लोन दिया जाएगा वह आसानी से मिल जाया करेगा, है ना, इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया। फिर उसके बाद में जन विश्वास विधेयक 2.0, इसमें क्या बताया गया कि इसमें 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना, कि अब वो आपराधिक क्षेत्र में नहीं आएंगे। और कितने हैं से 100 से अधिक। तो ये भी इसे आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आप देखने देख सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। फिर हमने आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़े थे स्वामी फंड 2.0, स्वामी फंड 2.0, इसमें मैंने ये बताया था आपको कि बड़े बड़े शहरों में दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, तो इनमें आपने देखा हो कि बहुत सारे मकान हैं। तो मकान आधे बने हुए अधूरे और ऊपर मोटी मोटी रॉड निकली हुई है, जिन्हें आप आयरन रॉड बोलते हैं, सरिया बोलते हैं, वो निकली हुई है। तो सरकार काम करवा रही थी, किसी कारणवश बजट न होने के कारण छूटी पड़ी है, अधूरी पड़ी है, कई साल पड़े हुए हो गए हैं, खंडहर हो गए हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि हम इन अधूरे पड़े मकानों को पूरा करवा दें। और पूरा करवाने से क्या होगा कि जिन लोगों को घर जरूरत है उनको ये घर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग अपने मकानों से वंचित हैं उनके लिए योजना बहुत अच्छी है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 15,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया। कितने रुपया दे देंगे काम। फिर सरकार ने क्या किया, बीमा क्षेत्र में, ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो ये वाला स्वामी वाला, स्वामी। अब बीमा क्षेत्र में जो क्या एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई सीमा उन कंपनियों के लिए 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी, जिनके द्वारा अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश में किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, पहले भारत में जब निवेश, कोई विदेशी कंपनी है भारत में जब बीमा क्षेत्र में निवेश करेगी तो पहले 74% कर पाती है, 74%। अब कितना करेगी, 100%। इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में पिछले बार भी जब बजट आया था उस पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला है राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक यह प्रतिद्वंदी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्रम में राज्यों के लिए एक रैंकिंग ढांचा है। इसमें होगा क्या, आप समझना, इसको समझना। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक प्रतिद्वंदी सहकारी संघवाद के लिए एक रैंकिंग ढांचा है। इसमें क्या होगा कि जितने भी राज्य हैं उनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा हर तरीके से, और उनमें टॉप मोस्ट जो रैंक 1 पर आएंगे, जो राज्य रैंक 2 पर आएगा, ऐसे जो राज्य सबसे ज्यादा अच्छा प्रगति करेगा
उस राज्य में कंपनियां निवेश करेंगी। मान लो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें यूपी मान लो नंबर 1 पर आ गया, तो इसमें होगा क्या, इसमें दूसरे राज्य या दूसरी कंपनियां या सरकार क्या करेगी, निवेश करेगी। क्या करेगी, निवेश करेगी, इस राज्य को और अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। तो ये वही है कि राज्यों में निवेश मित्रता सूचकांक जारी किया जाएगा, और इसमें क्या होगा, तो ऐसा होगा क्या, सब राज्य चाहेंगे कि हम ऊपर आए, हम ऊपर आए, तो सारे राज्य मिलकर काम करेंगे, अपने आप को अच्छा दिखाएंगे और अच्छा काम करेंगे, तो जो विकासशील से है हम विकसित की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, और जो टॉप मोस्ट का राज्य होगा उसमें सरकार हेल्प कर देगी, नई नई कंपनी निवेश कर देगी, तो और ज्यादा, ठीक है ना, चीजें अच्छी हो जाएंगी। देन उसके बाद में है ऋण संवर्धन सुविधा। नैब, एनएबी, एफआईडी, नैब-फीड के तहत बुनियादी ढांचे कॉर्पोरेट बॉन्ड का समर्थन करने के क्रम में आंशिक ऋण प्रस्तुत किया जाएगा। पेंशन क्षेत्र, ठीक, विनियामक समन्वय पेंशन उत्पादों के विकास मंच स्थापित किया जाएगा, मतलब पेंशन क्षेत्र में भी सरकार सोचेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से पॉइंट बन सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए जल्दी से, बहुत जल्दी से लिखिए और आगे बढ़ेंगे। हो गया, जल्दी से ठीक है, डन, जल्दी से नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकारी बिल्डिंगों को ही मतलब होगा कि और क्या बिल्डिंग बने, सब कुछ का घर मतलब हमारा बना पड़ा है, सिर्फ इधर बड़ा कैसे कर रहा है, इसको थोड़ी ना जो सरकारी बिल्डिंग है उनको ऐसे तो हमारा बना पड़ा है, मान लो क्या है कि इसको गरीबों को इसके लिए हां तो जैसे जो सरकारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी इमारतें करेक्ट डन, हैव यू डन, हैव यू डन का मतलब क्या आपने लिख लिया, क्या आपने लिख लिया, हैव यू डन। आज भूखे हो ना लोग, बड़ा परेशान, भूखे प्यासे बैठे हैं, ये लीजिए देखो, विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय, देखो विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें क्या होगा, सभी गैर वित्तीय क्षेत्र विनियमों परमाणु लाइसेंसों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जब किया जाएगा तभी चर्चा फिर होगी, लेकिन इन्होंने संभावना व्यक्त कर दी है कि हम ऐसा काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम स्किप भी कर देंगे, और आप जब भी पढ़िएगा तो आप भी इनको स्किप करके चलिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे तो जैसे कभी कोई चीज पढ़ते हैं आप, तो आपका ये दिमाग है ना, ब्रेन लगने लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जब आपका दिल दिमाग कहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसे जरूर हाईलाइट करेंगे या राइट डाउन करेंगे। मैं तो कहता हूं कि टॉपर की पढ़ने की यही निशानी होती है कि वो बंदा अपने से किताब है, मान लो उसे खुद की किताब है, लेकिन फिर भी वो उस किताब से शॉर्ट नोट्स बनाता है, शॉर्ट नोट्स, किताब है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब पेपर आएगा तो हम पूरी किताब रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा आपका, लेकिन आप अपने नोट्स तो रिवाइज कर सकते हैं ना,
नोट्स डिवाइस का, ठीक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। हाँ, राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय। देखो राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय देख रहे हैं आपको। तो देखो केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, केंद्रीय बजट है 2025-26। रुपया आता कहां से है? देखो ये भी बड़ा चैलेंज है और बड़ा जिज्ञासा होगी आपके अंदर कि यार सरकार के पास इतना पैसा कहां से आता है। 1500 करोड़ इनको दे दिए, 2000 करोड़ इनको दे दिए, यहाँ तो 100 करोड़ दे दे तो लेके उठाना पाए भाई। भाई अगर 100 करोड़ रुपए दे दे और 10-10 की गड्डी दे दे तुमको, 100 की दे दे ना, क्या तुम ले जा पाओगे? ठीक है, दाने करोगे तुम? मास्टर जी तुम ले जाओ 50 करोड़ जॉब ले लो। तो इतना पैसा ले लो, कैसे मदद करते हैं? हाँ जी, हाँ नहीं वो तो सब सही है, लेकिन टैक्स वगैरह जो होता है वो सरकार के पास जाता है, इतना सारा राजस्व होता है। चलो आप आज जान लो कि रुपया आता है सरकार के पास और रुपया जाता है। रुपया जब आया तो इन्होंने ब्लू टैग दिखाया, जब रुपया आया तब ब्लू टैग दिखाया और जब जा रहा था रुपया रेड दिखाया। भाई इन रेड का मतलब कर्जे में, कर्जे में। तो ये देखो रुपया बढ़ा है, ये रुपया बढ़ा है और ये रुपया कम है। चलो आप ध्यान दीजिएगा, आप देखो सरकार के पास रुपया आता कहां से। एक बार बस ऐसे जान लो कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, कहां से होता है अंजलि? अंजलि देखो सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं? उधार और अन्य देता है। हमने उधार दिया, ये तुमने लोन दे दिया 50 लाख का, हमने कहा 5% देंगे, तुम किस्त एक बार बाउंस तो करके देखो, गर्दन तक काट लेते हैं, तो क्या तुम ब्याज तो दोगे ना? तुम्हें हमने लोन दिया है और आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, लेट हो गया तो भी आप हमें पैसा बढ़ा के दोगे, और जिस ब्याज पर दिया वो तो तुम दोगे दोगे, है ना? तो उधार और अन्य देता है। फिर जो निगम कर होता है, निगम कर पर भी इनको पैसा मिलता है। आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, टोल प्लाजा वगैरह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी। अब तो ढेर सारे कर को मिलाकर एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। क्या नाम रखिएगा? जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक। तो जीएसटी और अन्य कर जो भी और भी प्रकार के बहुत प्रकार, जीएसटी अपने आप में अ ग्रुप ऑफ मैनी टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सों का एक ग्रुप है, वही जीएसटी है। बाकी देखो निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, तो फलाना ठिकाना बहुत सारे लॉट्स ऑफ कर, भिन्न प्राप्तियां, फिर और भी प्रकार के टैक्स मिलते हैं। फिर ऋण, भूमि, पूंजी प्राप्तियां। सरकारें अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को लीज पर देती हैं। सरकार कह रही है कि जो मुंबई बंदरगाह है वो उसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र है बंदरगाह, तो सरकार कहती है कि आपके पास पैसा हो आप हमारे लीज पे ले लो। जैसे अडानी ने लिया है, जैसे मान लो लखनऊ का हवाई अड्डा अडानी के अंडर में है इस समय। अंडर का मतलब इस समय वहां की जो रूपरेखा है वो अडानी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो सरकार ने लीज पर दिया। क्यों लीज पर दिया? कि उसने कहा कि भाई देखो ये हमारा जो हवाई अड्डा है लखनऊ वाला, हम इसके 500 करोड़ रुपया लेंगे एक साल में। मान लो 500 करोड़ ले अडानी का, ठीक है हम आपको 500 करोड़ देंगे। उन्होंने हमको 500 करोड़ दे दिया।
अब दे दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम पूरे साल भर कुछ भी करो, मुझे आई डोंट केयर। वो सर महंगा एक तो वो हमने किराया का तुमसे 500 करोड़ हमने कमा लिया पूरे साल में, 500 करोड़ हमने कमा लिए। फिर उसके बाद में भी कुछ अन्य शर्तें होती हैं कि अगर आप एक दिन में इतना कमाएंगे तो उसका 10% हमारा होगा। एक तो लीज पे दिया तो और भी कमा रहे हैं। तो ऐसे भाई अब तो कितनी प्लेटफॉर्म प्राइवेट है, उन्हीं को नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो बहुत से विभाग प्राइवेट हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म प्राइवेट हैं, बहुत से बंदरगाह प्राइवेट हो गए, सरकार ने लीज पर दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी रुपया आता है। तो ये वही सब है। तो इन सबसे रुपया आता है। देखो 24 पैसे का मतलब 24%। हमको करना है 100%। 4 7 11 2 13 4 17 5 22 8 30 और 10 40 और 40 यानी 4 2 6 7 2 9 1 10 यानी 100%। तो 100% सरकार का पैसा कहां से आता है? देखो कहां से? उधार, अनुदेय, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, कर भिन्न प्राप्तियां और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां। अब सरकार के पास 100% पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा। अब अगर आता है तो फिर जाता भी है। कहां जाता है? सरकार का पैसा जाता कहां है? देखो ध्यान से, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। अब जैसे कि आपने अभी बजट में पूरा पढ़ा, जो बजट था इसमें पूरा पढ़ा कि ढेर सारी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू कर दी है, पेंशन बढ़ा दी गई, क्रेडिट कार्ड के रुपया बढ़ा दिया गया, नई नई योजनाएं शुरू कर दी गई है। कार्गो एयर कार्गो बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, मखाना प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा, मछली उत्पादन के लिए फायदा होगा, समुद्री मिशन शुरू किया गया, लॉट्स ऑफ स्कीम शुरू की गई। ठीक है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा चला जाता है। लेकिन देखो आप समझना सीखो, कितना जा रहा पैसा? 8%। मतलब इतनी बड़ी जब योजनाएं शुरू करते हैं उसमें जाता है मात्र 8%। केंद्रीय क्षेत्र की, अब सेंट्रल की कुछ योजनाएं राज्य की होती हैं, कुछ सेंट्रल की होती हैं, कुछ दोनों की होती हैं, जिनमें कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं कि राज्य 50% राज्य निवेश करेगा, 50% केंद्र कर देगा। तो दोनों की मनरेगा बिल्कुल, लेकिन उसका 50 नहीं है, उसका 75-25 है। मनरेगा में भी 75% केंद्र करता है और 25% राज्य करता है। हाँ जी, तो ऐसी भी योजनाएं होती हैं। तो देखो इसमें जाता है जो सेंट्रल की, क्योंकि हाँ सबका बिल्कुल बिल्कुल सही, अलग अलग होता है। तो देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश में कोई स्कीम शुरू की गई, मान लो यूपी में, तो यूपी में जो लाभ दिया गया तो जो यूपी वालों को ही मिलेगा। मान लो 2 करोड़ जनसंख्या है तो 2 करोड़ को ही लाभ मिलेगा। लेकिन जब सेंट्रल की योजना शुरू होगी तो पूरे भारत को मिलेगी, 150 करोड़ को। भारत की वर्तमान में जनसंख्या है मे बी 156 करोड़। दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आ गया है, भारत पहले स्थान पर आ गया है। ठीक, तो देखो कितना ब्याज आ रहा है? 16%। फिर ब्याज अदायगी, क्या भारत ने कर्ज नहीं लिया? बहुत कर्ज है भारत के ऊपर, पता है आपको। अभी जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए रेड अलर्ट जारी किया था कि रुपया जमा करिए, जितना ब्याज लिया है रुपया जमा करो। कई बार भारत को जो है रेड अलर्ट किया जा चुका है। तो भारत में रेड अलर्ट जारी हो चुका है कि भाई रुपया दिया। भाई सरकारें मदद तो किसी ना किसी से कोई ना कोई लेता ही है ना। हाँ, तो ऐसे काम करना। हाँ, और क्या, करोड़ों रुपया बाहर से दिया है, और क्या। फिर रक्षा, जो रक्षा मंत्रालय है इस पर पैसा खर्च करती है सरकार हर बार। बजट में देखो, इस बजट में सबसे हमने करंट अफेयर में दिया था आपको कि इस साल का जो बजट हुआ है सबसे ज्यादा किस पर खर्च किया गया? रक्षा मंत्रालय पर। अच्छा, जब अपनी रक्षा मंत्रालय जितना मजबूत होगा उससे फायदा तो होना ही होना है।
अगर कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है और हमारा रक्षा मंत्रालय कमजोर होगा, हमारी सेना ही कमजोर होगी, वो एक गोली निकालेंगे कि अच्छा रुको अभी जो मारते हैं, तब तक तो खरपच्चे उड़ जाएंगे, है ना। लेकिन भारत आज विश्व में एक बड़ी शक्ति बन गया है और भी रक्षा मंत्रालय में तो बड़े आगे, बहुत आगे निकल गया है। भारत के पास भी परमाणु बम है, भारत के पास भी ढेर सारे राफेल है, ढेर सारे MiG-16 है, लॉट्स ऑफ वेपन्स भारत के पास है। और भारत से लोग डरते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। पाकिस्तान बता नहीं देता, है ना। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं, तब से पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ी है। पाकिस्तान अब जो कर्ज है, आपने सुना होगा कि मलेशिया ने पाकिस्तान का एरोप्लेन गया था उड़ के, यात्रियों को लेकर यहां से उड़ा, पाकिस्तान से मलेशिया पहुंचा। मलेशिया सरकार ने कहा ऐसा है पाकिस्तान का, पैसा हमारा दो, कब दोगे? बोला अभी तो है नहीं, क्या हेलीकॉप्टर खड़ा करोगे? हाँ, हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। अभी एक्चुअली पाकिस्तान में जैसे भी कुछ दिन पहले श्रीलंका में जैसी स्थिति हुई थी, वैसी स्थिति नहीं पाकिस्तान में भी होने के चांस है। चाइना से पहले हाँ, पहले से थी। तो जैसे अभी एक तो डोनाल्ड ट्रंप का अभी लेटेस्ट आज रात कोई बयान आया था, वो तो मैं भी पढ़ा हुआ नहीं क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। तो जो बयान आया उसमें पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तो अब पाकिस्तान जरा डकार नहीं लेता, न कुछ नहीं करता। पहले गोला मार उसने बम फेंक दिया, भारत परेशान हो गया, है ना। तो भारत अब नहीं, अब एक्चुअली जैसे जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो है, ये तुम्हारा लद्दाख, और ये यहां पर जो है इधर ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर। और जो ये वाला है गिलगित वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, जितने भी आतंकवादी एंट्री करते हैं यहीं से करते हैं, इस वाले एरिया से। क्योंकि और जब भारत ऊपर फायर करता है तो इन लोगों ने यहाँ पर सुरंगें बना रखी है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी। ये गोला बारूद कर देगा, फिर जब भारत करेगा तो ये अपनी गुफाओं में चले जाते हैं, सुरंगों में चले जाते हैं। तो हालांकि इस पर भी भारत अब कमान कस रही है, यही से निकलती है तुम्हारी गिलगित नदी, गिलगित यही से निकलती है। तो यही है कि पाकिस्तान भी अब सकते जान गया है कि कई बार तो कमेंट हुआ कि भारत में जितने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते हैं, मैंने सुना है सर एक मजाक हो कि जितना इंडिया में एक साल में लोग सेविंग करवाते हैं, इतना तो बजट है पाकिस्तान का पूरा, समझ रहे हैं। एक साल में जितना इंडियंस अपनी सेविंग में पैसा कर देते हैं बाल बाल में, इतना बजट आता है पाकिस्तान में। तो समझ लो तुम कितना खतरनाक है भारत। जब पाकिस्तानी अगर देखा कभी कभी वीडियो पे पाकिस्तानी में देखते पता है कोई बात, हालांकि इसके लिए बैन होगा। हम मेरे वीडियो जो पाकिस्तानी में देखते हैं, अमेरिकन भी देखते हैं। आर्थिक सहायता अब देखो 6 पैसे, अब समझो कुंभ में भगदड़ हुई, मौनी अमावस्या में सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन पता चला कि 30-50 मरे, लेकिन 15,000 लोग तो पता गायब है, लोगों को पता नहीं है। सरकारी रिपोर्ट ऐसे जैसे जब हुआ था कांड, उसमें भी दिखाए थे लोग मरे, वो रहता है। तो जैसे तुम समझ लो कुंभ में जब 15,000 लोग गायब हैं, कहां गए पता ही नहीं चल पाया और बहुत लोग मरे। और एक बड़ी आपदा हुई थी जब मौनी अमावस्या को, जब ये भगदड़ हुई है, उसके अलावा भी कुछ और हुआ था, उसे मीडिया से कवर नहीं करवाया गया। उसमें 100-200 लोग तो उसमें मरे हुए। इतना बड़ा हादसा है, न्यूज़पेपर में हाईलाइट भी नहीं सर बता नहीं सरकार ये बता, लेकिन मैं चलो सरकार पे ध्यान दो। देखो आप कर दो, अब है तो कुंभ में मरे, अब तुमने इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो ऐसा होता है, कुंभ में मरे 30 लोग मरे, मान तो 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। तो ये क्या हो गई? आर्थिक सहायता हो गई। तो सरकार आर्थिक सहायता देती है, भाई सरकार के पास है तो उतने, तो आर्थिक सहायता भी देती है। अब मान लो अगर वो आंकड़ा दिखा देंगे कि 700 लोग मरे, मेरी बात समझना,
अगर वो दिखा देंगे सबको देना 700 लोग मरे तो 700 गुणे 25 175 और 25 लाख थे। आप समझो, अब जोड़ लो, इतना रुपया देना पड़ेगा। और दो जीरो ये भी तो थे, ये वाले। हाँ, अब हिसाब लगाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और उतना पैसा, और वैसे भी आपको तो हमने पढ़ाया था पिछले बजट में ही घाटे में सर कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कुंभ महाकुंभ के लिए बहुत बड़ा बजट लॉन्च किया। 2500 करोड़ का किया था, उसके बाद 100 करोड़ और 700 करोड़ और नहीं, अरे अब जो पता नहीं पढ़ाएंगे 100 करोड़ और आप समझ लो, ये कुंभ पर भगदड़ मचना, लोगों का मरना, ये पिछले बार जब हुआ था तब भी हुआ था, तो 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट में 1000 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा जो हुआ था 1954 में, सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू थे। बताते हैं कि कुंभ में 1954 में भगदड़ इसलिए मच गई कि जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। उसमें जो भगदड़ मची तो हजारों लोग मर गए उनको देखने में, और इस बार मर गए नाया बाबा को देखने के लिए। तो हालांकि भाई गलत हुआ बहुत ही इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है, लेकिन जहां पर इतने करोड़ लोग होंगे तो सर नागरिक को जिम्मेदारी होती है क्या तो कहते पिए हो क्या भाई? सचिन पूछेंगे तो सचिन आप मेरे सर बताया सबसे पूछो, डिस्कस हो गया, इनका सैलरी देते हैं। अरे ये साहब, सचिन साहब ये कहना चाहते हैं कि अभी एक बाबा है, बड़ा फेमस बाबा है, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम। तो उन्होंने, देखो ऐसा है, बाबा जरूर है लेकिन है तो लड़की, और हमसे भी कम ही है, छोटे ही हमसे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हालांकि उन्होंने दूसरे हिसाब से बोला था कि जो भी गंगा के किनारे मरेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे जो मर गए हैं, जो ये भगदड़ मची, तो इसमें क्या हुआ कि कई लोग मरे, दुखद तो है, जिसका इंसान जाता है, जिसका बच्चा गया होगा, माँ गई होगी, पति है, जो भी मरा है, तो ये घटना बहुत दुखद है। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से बोला कि गंगा के किनारे जो मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो, मरे नहीं है। तो जिसका गया उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा भाई, जिसका मरता है, जिसका खोता है, उसे पा करता है दर्द। तो कहीं ना कहीं ये छोटे हैं, दिमाग से निकल गया। ये भी बोला है नहीं जाएगा उधर जरूर। हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने कहा मुझसे भी कम उम्र है उनकी। तो जैसे ठीक है, वो बाबा है, बड़ा फेमस है, बड़ा भीड़ भाड़ है, और तो गलत बोल गए, कभी कभी हो जाता है ना, ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान ही है, तो गलती से निकल गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, आगे रुपया कहा जाता है सरकार का, आगे रुपया कहा जाता है सरकार का, सर मैं ये जो बता रही हूँ बोलने का आगे रुपया कहा जाता है सरकार का। वित्त आयोग और देखो, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण, आप सब लोग ध्यान से देखो, वित्त आयोग में और अन्य नियंत्रण में रुपया खर्च होता है, करों में, शुल्कों में राज्यों में हिस्सा होता है, वो भी देना पड़ता है इनको। पेंशन, अब देखो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बहुत सारी पेंशन स्कीम चलती है, तो सरकार देती तो अपने पास चाहिए ना, तो उसमें भी देखो 4%। हाँ, और अन्य व्यय भी है। अन्य व्यय का मतलब ये नहीं कि आपको जाना है, आना है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, मंत्री नेता सरकार बहुत से खर्चे होते हैं सरकार का। तो कोई योजना ही सरकार की, उसमें एडवर्टीजमेंट करना, पैसा लगता है हर चीज में, तो उसमें भी अन्य खर्चे। ठीक है,
तो आप समझ गए कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां से। ये भी बात थोड़ा दिमाग में तो रहेगी थोड़ी Yes, बहुत, sir. है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब देखो बस यही देख रहे हैं कुल कितना है। देखो भाई साहब ले मॉल से, तो केंद्रीय बजट 2025-26 कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है वो खर्च कैसे होगा। देखो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो कुल खर्च हुआ कितना है, ये आसान डिजिटल 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, तो 50,65,345 करोड़ इतना बजट टोटल इस बार कितना हुआ 50 पैसा 345 50 65। ये याद क्यों रखा, अब देखो छोटा मोटा कोई एग्जाम है, मान लो आरपीएफ का भी देने जाओगे, आरपीएफ है, रेलवे ग्रुप डी है, तो कहेगा कि बजट कितना आया 25-26 के लिए 50 65 345 कितना 50 पैसा 345 पीछे वाले 50 पैसा 345 कितना 50 पैसा 345 50 65 कितना 50 पैसा 345 नहीं मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं, एक समय में हमको एक काम कर रहे हैं, इनका वजन कोई नहीं जाएगा अपने घर, इतना तड़प के प्राण जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसे जो काम करो से क्लास हम पढ़ रहे हैं तो क्लास शिद्दत से पढ़ेंगे, बात खत्म। Yes, sir. ठीक, चलो फिर कोई बात नहीं, ये हम लोग सबसे गलती होती है, लेकिन आप जान लेंगे। ठीक, जो कोई जान नहीं पाया हम किससे कहा, लेकिन आप समझ मैं गए, जानती शोर की दाढ़ी में इनका। चलो तो ये पेपर में क्वेश्चन बन गया, कितना बजट आवंटित हुआ है 50 कितना 50 पैसा 345 अब इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, कितना 4,95,732 करोड़। ठीक, तो ये आपको रट्टा मारना है, ठीक, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको, आप आराम से देख लो। ब्याज के लिए कितना 12,76,300 परिवहन के लिए 5,48,649। कई बार आंकड़े पेपर में आप लोग देखोगे, आंकड़े डायरेक्ट। यही तो राजा था। प्रमुख सब्सिडी के लिए 3,83,407 हाँ 3,83,407 पेंशन के लिए 2,76,618 आपने बताया था कि पेंशन बहुत सारी होती है भाई, हम पेंशन में भी पैसा बहुत खर्च करते 8 हैं। पैसे 8 पैसे। हाँ 8 पैसे। तो इस बार 25-26 में कितना रुपए खर्च करेंगे 2,76,618 क्या करोड़। आंकड़े किसमें है करोड़ों में, करोड़ों में। ये तो बताया था मैंने कि सरकार ने बहुत सारा पैसा भी ले रखा है भाई, सरकार ने पैसा भी लिया है, वही कभी मलेशिया से लेते हैं, कभी थाईलैंड से, कभी स्विस बैंक से, बहुत सारे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से। फिर ग्रामीण विकास देखो, ग्रामीण विकास कितना है 2,66,817। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रामीण विकास के लिए कितना, क्योंकि सरकार ने ये बोला था, पूरे बजट में ये बात पर जोर दिया है कि जो योजनाएं शहरों में मिलती हैं वो ग्रामीण में नहीं है, तभी तो ग्रामीण कहाँ आ रहा है शहरों में आ रहा है। इसीलिए हम सभी सुविधाएं गांव में भी देंगे, शहर वाली सुविधाएं, तो इसीलिए ग्रामीण विकास में कितना इतना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ठीक है, अब इतना। फिर गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित इतना हो गया 2,33,211। कर प्रशासन में 1,86,632। कृषि और संबंध कार्यकलाप में 1,70,437 करोड़। फिर ये लिखिए आपके काम का शिक्षा 1,28,000। शिक्षा में कितना बजट आया है 1,28,650। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप मतलब
आप ज्यादा याद ना करना, तो आपको ये स्टार वाले और ये हैशटैग वाले जरूरी होते हैं, ठीक है। रक्षा ग्रामीण शिक्षा सर स्वास्थ्य विभाग रक्षा के लिए कितना 491,700 बोलने से बोलना बोलना है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़। ये आवाज है, आप ऐसे बोल दो 2,66,817। ठीक ठीक। शिक्षा के लिए 1,28,650 कितना 1,28,650 कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आगे ये भी स्वास्थ्य के लिए 98,311 मुझे लगता था कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ज्यादा और करना। चलो देखो जीरो कैलोरी, वाटर में 0 कैलोरी होती है ना। मैं कैलोरी बस लेने ही वाला था, मैं बस लेने ही वाला था, लेकिन हाँ, कैलोरी आप नहीं लेंगे। अब चलिए तो स्वास्थ्य में कितना है 98,311। देखो आगे शहरी विकास, ये फिर देखो शहर में भी बहुत सारी योजना लगी है। शहरी विकास में 96,700। ये भी लो, ये भी लो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आईटी और ड्राइव, आईटी क्षेत्र और दूरसंचार में 95,298। ऊर्जा के लिए 81,174 वाणिज्य उद्योग पहले पूछा जा चुका है, तो आप जरूर याद करिए। वित्त के लिए और ये सामाजिक कल्याण के लिए ऊर्जा क्षेत्र की याद करो। ठीक, इतने एटलीस्ट ये तो आपको याद हो। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी खाली तो भाई जल्दी कर लीजिए। सर ऊपर वाला तो याद नहीं रहा, आप जूम कर दो इसको तो पूरा लिख लेंगे। ऐसे कर नीचे से लिखना सर ये सामाजिक कल्याण बनेगी। सर हम और सर इसको जल्दी करो, लगा कि नहीं? सर ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा है, क्या करें? 10 तो आता तो पहले तो अच्छा जी, अच्छा तो ये जोड़ लोगे आपका। अरे सब बस 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 अब सर लिखेंगे जल्दी भाई, आप एटलीस्ट स्टार वाला तो जरूर लिख समझो, याद कर लेते हैं। परिवहन का मतलब ही होता है रेल, बस, ऑटो, साइकिल। टोटल है तो कितना 5,48,50,000,000। सर पहले बैच का जो आता था जीएसटी के बच्चे सर सरकारी प्रॉपर्टी को कोई कॉन्ट्रैक्टर मतलब लीज पर देते हैं, हाँ। तो उसमें जो रिपेयरिंग का खर्चा होता है ना, हाँ। वो अरे वो सब उस समय तो करते हैं। क्या हुआ, फिर से बोलो। सरकार देती है और क्या टोटल क्या पूछ रहे हो? जैसे तो लखनऊ का ये है रेलवे वाला नहीं तो बोल रहे तो क्या जैसे हम कह रहे हैं कि सरकारी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी को लोग लीज पर लेते हैं, ले लेते हैं। हाँ उसमें जो रिपेयरिंग का खर्चा आता है उनके भी जब वो लोग अपने पास होते हैं उनके पास होते हैं। ठीक है, सुनो, आपको ऑटो चलाना है, आपने हमसे ऑटो लिया किराए पे, अभी हम 300 रुपया रोज लेंगे। अब अगर तुमसे शीशा तोड़ के लाए तो कौन भरेगा, हम कि तुम? लेकिन कहीं के ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं, कौन भरेगा? आप भरेंगे ना। तो जब आपके अंदर में तो आप देखो, तो जैसे अडानी जी ने जो लिया है, तो अडानी का एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बीच में कि अडानी की होगी गिरफ्तारी, अडानी देशद्रोही है, अडानी ने ये पैसा किया, तो अडानी ने कमिटमेंट किया, कहा कि भारत सरकार या भारत के निवासी कतई चिंता ना करें, मेरे पास अभी इतना रुपया है कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो बड़ी चीज जल्दी नोटों पे आते हैं।
आगे बढ़े। नहीं नहीं सर, अच्छा, इसमें थोड़ा सा छोटा नहीं है कुछ। जल्दी जल्दी करो, कुछ तो याद ही कर लो। आप ये याद ही कर लो कि रक्षा में कितना 491,732, 491,732, 491,732। वैज्ञानिक दर है, वैज्ञानिक विभाग में 55,679, विदेशी मामले में 20,517 और पूर्वोत्तर समझते हो ना, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है और सिक्किम को इसका भाई बोला जाता है। तो जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर के विकास के लिए भी इस बार बजट में 5,915 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाकी अन्य खर्चे में रख दिया गया है 4,82,653 करोड़ रुपया। ठीक है ना, डन। तो इसमें आप याद कर लेंगे वैज्ञानिक विभाग और विदेशी, ये दोनों। पूर्वोत्तर भी करो, पूर्वोत्तर करो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। दूतावास वाले तो विदेश मामले में आते हैं। हाँ, विदेश मामले तो जितने भी दूतावास हैं भाई, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, तो ये सब जल्दी से। चलो ठीक, डन। अब तो हो गया, जल्दी नोट करो आप। हाँ, नोट करो जल्दी से, क्योंकि अभी आप समझ लो 11 पेजेस हैं और अभी 9 पेज पढ़ पाए आपने, 9। ठीक, बजट फाइनली आज कंप्लीट हो गया, पढ़िए ना। ठीक है, हाँ? अन्य में सब क्या आएगा? अन्य का मतलब चले कहते हैं, लिखा होता है कि अन्य खर्चे। किसमें? कर टैक्स होता है। जो खर्चा आएगा इसके ऊपर प्रशासन ऐसे चलो, अच्छा ठीक, चलो डन। हाँ, सबका हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इन्होंने ये दिखाया है कि जैसे अपना जो 25 और 26 का जो बजट आया, ये बढ़िया है, और 23-24 और 24-25 में क्या है, तो इसमें कभी कभी नहीं कुछ आता है कि 2023 और 24 की तुलना में 25-26 में क्या अंतर रहा, ये कितने गुना बढ़ गया, वो कितने गुना बढ़ गया, तो कभी कभी ये भी दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात देखो, ध्यान से देखो, बस पढ़ना है मुझे, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। प्राप्तियां 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 27.3 लाख करोड़ थी, जो 24 में बढ़कर 31.3 लाख करोड़ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को केवल नोट करना है, आप तुरंत नोट करेंगे। पूछा जाता है कि 23-24 में जो राजस्व प्राप्तियां थी वो 27.3 लाख करोड़ थी, तो 24-25 में कितनी हो गई, तो 31 थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.1 लाख करोड़ से घटकर 16.3 लाख करोड़ हो गया। ये संशोधित अनुमान है। राजस्व व्यय 34.9 लाख करोड़ से बढ़कर 37.0 लाख करोड़ ये हो गया। ये भी
ये पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ याद करो। फिर घाटे की प्रवृत्तियां, ये देखो जीडीपी वाला, यहां से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। घाटे की प्रवृत्तियों में जीडीपी में प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा वर्ष 23-24 याद करो कितना था, 3.3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023-24 में जीडीपी का घाटा था, राजस्व घाटा था, कितना था वित्तीय घाटा 3.3, और 24-25 में कितना हो गया, परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहा 3.3 पर टिका रहा। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद लिखेंगे। राजस्व घाटा वित्त 23-24 में 0.03% था, 24-25 में 0.8 हो गया, ये भी नोट करेंगे। और 23-24 में 0.3, ये तो वही, इतना जल्दी से नोट करो ये पॉइंट जल्दी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा वाला है जीडीपी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और हाँ जी कर लो, बोलता बोलो हो गया। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ो। और इसे आप लोग घर में पढ़ना जरूर, ग्रंथ मानकर कि ये आपकी जीवन को बदलने में सहायक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है, समझ में आए या ना आए लेकिन पढ़ना है। एक तो पढ़ने की आदत भी हमको डालनी चाहिए। देखते हो कभी कभी मोटी मोटी किताबें होती हैं तो पढ़ नहीं पाते, क्यों, हमारी आदत में नहीं है, हैबिट में नहीं है। तो हमको अपनी हैबिट मेंटेन करनी होगी। और जिसे किताबें पढ़ने का शौक है तो उसमें मतलब एक बॉडी जो है, पर्सनालिटी जो है बढ़ जाती है, पर्सनालिटी दिखने लगती है, बोलने का ढंग, शब्दों का चयन एक अलग हो जाता है, फिर वो अलग तरीके से बात करता है। जब हम पढ़ते नहीं थे तब हम कैसे बोलते थे, क्योंकि तब हम कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज किया करते थे। लेकिन जैसे हम पढ़े लिखे, स्कूल गए, कॉलेज गए, भाषा बदली कि नहीं बदली, बिल्कुल बदली। जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा चीजें वैसे ही होंगी। तो आप पढ़ने की आदत जरूर तो भाई पढ़ने की आदत जरूर ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बचा बोल दो। हाँ, आप बता दें सर छूट गया, रुक जाओ, हम रुक जाएंगे। कहाँ पे हो, आपको ये वाला पॉइंट नोट करना है, जीडीपी वाला, और ये तो सेम ही है, ये सेम है, बस यहाँ पे। अब देखो क्या राज्यों के साथ प्रोजेक्ट तुरंत है, देखो हो गया, ठीक है। ये केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियां, केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियां वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान में केंद्र सरकार द्वारा एक निवल कर राजस्व 28.4 करोड़ रहा, जबकि गैर राजस्व 5.8
करो ना, ठीक है। लीवर क्या होता है सर? यूनिट। इसके अतिरिक्त गैर पूंजी प्राप्तियों में राजस्व ऋणों की वसूली शामिल है। तो ठीक, ये नहीं नोट करना आगे। अगर आपको लगे तो आपको हम पीडब्ल्यू में घर में नोट करेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही पढ़ाऊंगा। देखो फिर से देखो एक बार, यही लोग कहते हैं चमड़े का थैला है ना, चमड़े का अबे वही है निर्मला सीतारमण ने कितनी देर में पेश किया? 8 बार ने कितनी देर में किया? 1 घंटा 17 मिनट में। ठीक, अब देखिए जैसे ये आंकड़ा मैं आपको केवल समझाऊंगा और आप क्या करेंगे, जब मैं पीडीएफ दे दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस वही नोट करेंगे, ज्यादा नोट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो मतलब चेंज क्या हुआ। कई बार पूछा जाता है कि 23-24 बजट की अपेक्षा 25-26 में कितना बढ़कर हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथमेटिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे आपके बजट में हो। ठीक है, यहां से जब भी प्रश्न आते हैं तो खतरनाक प्रश्न आते हैं, खतरनाक प्रश्न। ये वो प्रश्न है जब आपको 50 क्वेश्चन आएंगे तो 25 सबको पता होंगे, 30 तक क्वेश्चन एवरेज बच्चे को पता होंगे, 40 तक जो बहुत टैलेंटेड होगा वो कर पाएगा, और जो 6-7 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं ये उस टाइप का। ठीक, देखो समझ लो थोड़ा सा। जो राजस्व प्राप्तियां हुई है 23-24 में इतनी थी, 27-29-36, 24-25 में 31-29-200 हो गई, और ये भी संशोधित अनुमान लगाया गया 30-87-960, और बजट में अनुमान लगाया गया 34-20-409। तो इन्हें आप घर में देखेंगे, समझेंगे। मैं कहता तुम्हारे दिमाग को हैप्टिक नहीं कर रहा, नहीं मैं आपके दिमाग को बोर करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस पीपीटी को स्किप कर रहा हूं। अगला पेज देखिएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? सबका साथ, आवाज नहीं है, सबका साथ सबका विकास। तो 2025-26 में जो बजट आया है इसकी थीम रखी गई है सबका विकास, और सरकार चाहती है कि हम 2047 तक 2047 तक क्या कर दे? विकसित देश बना दे, विकसित, क्योंकि अभी हम लोग हैं विकासशील और हम चाहते हैं कि कर दे इसको विकसित। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ यूनियन बजट 2025-26? क्या है निष्कर्ष? सबका विकास थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 25-26 समावेशी विकास। समावेशी मतलब सबको साथ लेकर चलना। समावेशी का मतलब सबको साथ लेकर चलना। जैसे जो अपनी क्लास होती है ऐसे समावेशी शिक्षा भी होती है, बड़े अपने आप में एक चैप्टर है समावेशी शिक्षा। ये बीएड में बीएड में भी चलता है, शिक्षा शास्त्र में भी चलता है। इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें होता क्या है कि क्लास में कोई बच्चा गरीब भी बैठा है, कोई बच्चा बहुत बड़े घर का अमीर घर का बैठा है, किसी बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, कोई बच्चा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो इस बात को हम अवॉइड करके सबको एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए ड्रेस नियम रखा गया कि सब बच्चे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब ड्रेस यही पहनेंगे। तो ड्रेस से फायदा यही हुआ कि हम यूनिफॉर्म, हाँ डिफरेंस नहीं कर पाए कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये अमीर है, ये गरीब है ना, हमारे लिए सब एक है। तो समावेशी का मतलब होता है जब सबको एक नजर से देखा जाए तो वो समावेशी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? गरीबी उन्मूलन। क्या बोला था इन्होंने? जीरो पॉवर्टी। क्या बोला था? जीरो पॉवर्टी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत के लिए मजबूत आधार तैयार करना पर केंद्रित है। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत के लिए मजबूत, कि भारत में विकसित करना कैसे भी करना। इसमें युवाओं को, क्योंकि भारत युवाओं का देश है,
भारत को समझ लो सबसे बूढ़े लोग कहाँ मिलते हैं? बुजुर्ग लोग जापान में। बुजुर्गों का देश जापान, युवाओं का देश भारत। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ सतत विकास एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो ये उपाय भारत को वैश्विक रूप प्रतिस्पर्धी का आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर होगा और हम 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा देंगे। हाँ, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड यूनियन बजट 2024, 25, no, 24, 26, 25, 26, presented by Corporate Minister Miss निर्मला सीतारमण। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन मेंस में मान लो आ जाए, मेंस में मान लो प्रश्न आ जाए, तो क्या प्रश्न हो सकता है? भाई मेंस में लिखने को आता है, पीसीएस में भी मेंस लिखने को आता है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, किस प्रकार हाल की केंद्रीय बजटों ने कराधान, लोक व्यय और घाटा प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन एवं आर्थिक प्रोत्साहन के लिए संस्करण बनाया है? आकलन कीजिए। अब ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जो क्वेश्चन समझो, सब लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेगा? एक बार क्वेश्चन पढ़िए। किस प्रकार हाल के केंद्रीय बजटों में कराधान, लोक व्यय और घाटा प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए संस्करण बनाया है? आकलन कीजिए। हमने समझे है ना? तो जैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए जब क्वेश्चन ठीक है कर लूंगा या कर लूंगी, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब हम बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात करेंगे, तब आप इस बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। क्या बात समझ में? तो क्या बजट समझ में आया है? क्या बजट आपको समझ में आया है? ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो केंद्रीय बजट था उसको पढ़ा, जाना, समझा, और जिन लोगों ने पहली बार ही पढ़ा है बजट की, बजट नाम की कोई चीज होती है, तो आई होप उनको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्योंकि बजट थोड़ा सा दिखने में क्रिटिकल लगता है, लेकिन था नहीं, आपने देखा कुछ चीजें याद तो भाई करनी पड़ेगी। नौकरी अगर तुम अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो जैसे अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो अगर 8वां वेतन आयोग लगा